नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो चलिए आज हम जीआईटी सिस्टम देखेंगे। जीआईटी सिस्टम की जो भी फिजियोलॉजी है वो हम समझेंगे। इसे हम 2 या 3 पार्ट में रखेंगे इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जो जानेंगे हम मेटाबॉलिज्म देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है? उसके बाद में हम ऐसे-ऐसे ही करते कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इनका मेटाबॉलिज्म देखते हुए आगे बढ़ेंगे और बाकी सारी जीआईटी का जो भी दिया हुआ है एनसीआईएसएम के सिलेबस में वो सारा देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेटाबॉलिज्म से। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है? तो देखो यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के लिए क्या कहा है? मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of biomolecules from one to another form and in this process energy can be produced और utilized। यानी कि ये क्या है? ये बायोमोलिक्यूल को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने की एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी जनरेट भी हो सकती है और एनर्जी का यहाँ पे यूटिलाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है? ये दोनों चीजें यहाँ पे हो सकती है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन और फिर मेटाबॉलिज्म। हमें मेनली ना मेटाबॉलिज्म पे जाना है, लेकिन मेटाबॉलिज्म से पहले हमें ये पता है कि डाइजेशन भी तो होगा, ठीक है? एब्जॉर्प्शन भी तो होगा, तभी तो जाके मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा कहीं पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होते कौन कौन से देखो, पॉलीसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है और मोनोसेकेराइड है। इसमें पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोजन, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन आता है। वहीं पे डाइसेकेराइड में सुक्रोज और लैक्टोज आता है। जनरली ये हमें पता है। मोनोसेकेराइड में एल्कोहल आ गया, लैक्टिक एसिड आ गया, पायरुविक एसिड आ गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो कैसे कैसे रहा है, क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि डाइजेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये देखो इन माउथ, फिर स्टमक, ठीक है, और फिर एट द एंड इन इंटेस्टाइन। तो माउथ के अंदर क्या होगा? हमें पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होता है वो माउथ के अंदर हो जाता है, जो कि किससे हो रहा होता है? यहाँ पे एमाइलोलाइटिक एंजाइम से हो रहा होता है, सेलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन जिसे हम कहते हैं, ठीक। ये वाले एंजाइम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं और कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे ये डाइजेशन कर रहे होते हैं, ठीक। इसके बाद में देखो अगर हम स्टमक की बात करें कि स्टमक में क्या हो रहा होता है, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन हो रहा होता है, जो कि एक वीक एमाइलेज यहाँ पे होता है। उसमें जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें एक वीक एमाइलेज होता है, जो कि माइनर रोल यहाँ पे प्ले करता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, ठीक। तो दो जगह हो गई, माउथ में हो गया, स्टमक में हो गया। अब कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? यहाँ पे भी वापस से वही एमाइलोलाइटिक एंजाइम आएगा, जो कि कहाँ कहाँ से आएगा? एक तो आएगा फ्रॉम पेनक्रियाटिक जूस, ठीक, और एक सक्कस एंट्रिकस, ठीक है। ये दो जगह से यहाँ पे या कहें कि जो एमाइलोलाइटिक एंजाइम है वो कहाँ कहाँ होता है? पेनक्रियाटिक जूस में होता है और सक्कस एंट्रिकस में होता है, ठीक। ये दो हमारे पास में होते हैं। अब जो पेनक्रियाटिक जूस है उसमें पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, वहीं पे जो सकस एंट्रिकस है, इस सकस एंट्रिकस के अंदर क्या क्या होता है? माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और डेक्स्ट्रिग्नेज। ये चार ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि जैसे माल्टेज है तो माल्टोज का डाइजेशन करेगा, सुक्रेज है तो सुक्रोज का डाइजेशन करेगा, ठीक है। एज लग गया मतलब उनको तोड़ने वाले एंजाइम है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा कार्बोहाइड्रेट में, वो देखें। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आर मोनोसेक्राइड। हमें पता है कि देखो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसेक्राइड से ही बने होते हैं, मोनो से डाई बनेगा, वहां से पोली बनेगा। तो अल्टीमेटली अगर हम ये देखें कि वो टूट के कहाँ आएगा? मोनोसेक्राइड पे आएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो फाइनल प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का वो क्या है? मोनोसेक्राइड्स होते हैं। मोनोसेक्राइड्स में क्या क्या? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बन रहा होता है वो क्या बन रहा होता है? ग्लूकोज। सबसे ज्यादा बॉडी को जरूरत भी ग्लूकोज की है। तो 80% यहाँ पे टूट के कार्बोहाइड्रेट काई में जा रहे होते हैं डाइजेस्ट होने के बाद में ग्लूकोज में, ठीक है, और बाकी 20% फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में, ठीक। अब ये तो हमने डाइजेशन की बात करी। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। अब तीनों तीनों मोनोसेक्राइड बने हैं एट द एंड प्रोडक्ट में। तो अब इन तीनों को देखें तो ग्लूकोज फ्रॉम एपिथेलियल सेल, ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू पोर्टल वेन। ग्लूकोज कहाँ पे एब्जॉर्ब्ड हो जा रहा है? पोर्टल वेन में एपिथेलियल सेल के थ्रू बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ग्लूकोज का क्या हो जा रहा है? एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है। बट इन एपिथेलियल सेल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो यहाँ पे दो चीजें क्या कहा है? फ्रॉम एपिथेलियल सेल ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू
portal vein by facilitated diffusion, but in epithelial cell by active transport of, देखो पोर्टल वेन में किसके थ्रू जा रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, लेकिन यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल है वहां पे एपिथेलियल सेल जब खुद यूज करेगी तो वो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा, ठीक। यहीं पे हम देखें गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज एज सेम एज ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज जा रहा है वैसे ही गैलेक्टोज भी जा रहा है। अल्टीमेटली हम ये देखें तो यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हो रहा है और यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में फ्रक्टोज की बात करें तो एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। अब देखो फ्रक्टोज भी एट द एंड काई में आ गया, घूम फिर के ग्लूकोज के अंदर ही आ गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ब्लड में गया था और वहां पे घूम फिर के काई में आ गया, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमने किसकी बात की, एब्जॉर्प्शन की हमने बात कर ली, ठीक। अब एब्जॉर्प्शन के बाद अगर हम आगे चले तो हम आते मेन पॉइंट पे हमारे, जो कि क्या है, मेटाबॉलिज्म, ठीक। अब मेटाबॉलिज्म को यहाँ पे देखें तो अच्छा, मेटाबॉलिज्म की हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी तो यहाँ पे भी वही वैसे ही है, प्रोसेस इन विच फूड सब्सटेंस अंडरगो केमिकल एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्म। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि फूड क्या हो रहा है, फूड की यहाँ पे फूड प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, टूट रहा है। अल्टीमेटली हमने यही कहा कि टूट रहा है, कैसे, बाय ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, ठीक। पहले क्या हुआ, प्रोसेस इन विच फूड सब्सटेंस अंडरगो केमिकल एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में वो गया। बाय ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इसमें क्या हुआ, इन विच कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स आर बर्न स्लोली एंड टू रिलीज एनर्जी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने एनर्जी रिलीज की, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, इस प्रोसेस को हमने बोल दिया केटाबॉलिज्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टूटा है, टूट के इसने एनर्जी रिलीज करी है। वहीं पे अब क्या हुआ कि पार्ट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी यूज्ड बाय टिश्यू, अब उस एनर्जी का कुछ पार्ट तो टिश्यू जो है वो यूज कर लेंगे, लेकिन जो बची हुई एनर्जी है वो क्या होगा यहाँ पे, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिच एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड्स, यानी कि इनकी फॉर्म में जो बची हुई एनर्जी है, कुछ एनर्जी तो टिश्यू यूज कर लेंगे कैटाबॉलिज्म की, लेकिन जो बची हुई एनर्जी है वो फॉस्फेट बॉन्ड यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड इनकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, जिससे हम क्या खाएंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। अल्टीमेटली अगर हम कहें कैटाबॉलिज्म क्या है, तो यहाँ पे टूट रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है, उससे हमने कैटाबॉलिज्म कह दिया। और जो बन रहा है और एनर्जी को स्टोर कर रहा है उसे हमने क्या कह दिया, एनाबॉलिज्म। तो ये दो प्रोसेस जिसके अंदर हो रही है उसे हमने क्या कह दिया, मेटाबॉलिज्म। तो हम क्या कहेंगे कि जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म इसमें क्या क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म के अंदर एनाबॉलिज्म या कहें पहले तो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म जो टूट रहा है, कैटाबॉलिज्म प्लस दूसरा एनाबॉलिज्म, ये दो प्रोसेस यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया। अब हम देखें कि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो कैसे रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम दी स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे जाके हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होगा कि यहाँ पे जो पोर्टल वेन है उस पोर्टल वेन के थ्रू कुछ ग्लूकोज तो जाएगा कहाँ पे, लीवर के पास में, कुछ ग्लूकोज कहाँ पे चला जाएगा, तो कुछ ग्लूकोज यहाँ पे सीधा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, ठीक है। दो रास्ते से जा रहा है, दो पाथ से जा रहा है, पहला पोर्टल वेन के थ्रू जा रहा है लीवर में, दूसरा डायरेक्टली कहाँ चला जा रहा है, एब्जॉर्ब होके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस हो गई, तो जो ग्लूकोज है वो लीवर के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में, और वहां से बना देगा एमाइनो एसिड और ट्राइग्लिसराइड, जिसे हम फैटी एसिड यहाँ पे कह रहे हैं। अब ये जो ग्लूकोज है, ये कुछ ग्लूकोज सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आया था और कुछ लीवर से वापस सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ गया, ठीक है। और ये घूम फिर के कहाँ चला जाएगा, मसल के अंदर, क्योंकि मसल्स के अंदर भी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ रही है। तो अब ग्लूकोज मसल्स में आया, तो मसल्स में आके और ये किस फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हुआ, तो ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन, ठीक है। हमें पता है कि जो ग्लूकोज है वो ह्यूमंस की मसल्स या ह्यूमन में किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। अब जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रखा है मसल्स के अंदर, वहां से जब इसका यूटिलाइजेशन होगा ग्लूकोज का, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म कर देगा यहाँ पे, अभी हम मसल के अंदर है, ठीक है, हम मसल्स के अंदर बात कर रहे हैं अभी, तो ये पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। और पायरुविक एसिड फॉर्मेशन होने के बाद में हम यहाँ पे दो प्रोसेस होगी, एक ये सारा आपने ना नीट में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, एनारोबिक और एरोबिक, ठीक है। अच्छा देखो, एनारोबिक प्रोसेस जब हो रही होगी तो हमने
अगर तुम मसल्स वाला चैप्टर देखोगे, स्केलेटल सिस्टम वाला चैप्टर, तो वहाँ पे जो मसल्स बताया हुआ है वहाँ पे भी ये चीज बताई हुई है कि जब एनारोबिक यहाँ पे पायरुविक एसिड एनारोबिक या कहे कि एनारोबिक रिएक्शन के थ्रू जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है, यूटिलाइजेशन अगर एनारोबिक कंडीशन में होगा पायरुविक एसिड का, या फिर अगर एरोबिक कंडीशन में होगा तो एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा। अब लैक्टिक एसिड की अगर बात करें तो लैक्टिक एसिड वापस सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, देखो लैक्टिक एसिड वापस कहाँ चला गया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला गया। लैक्टिक एसिड ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और वहां से वापस क्या बना दिया, ग्लाइकोजन। तो ये प्रोसेस ना ऐसे चलती रहती है, कुछ टूट के इधर जा रहा है, कुछ टूट के उधर से इधर आ रहा है, ये प्रोसेस चलती रहती है। हमें कैसे याद रखना है, तो हमें याद रखने का वही वापिस से बता रहा हूँ, कोई यहाँ पे ट्रिक नहीं है। ग्लूकोज आया कहाँ कहाँ पे, लीवर में आया ग्लूकोज, और फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आया, और अल्टीमेटली कहाँ गया, मसल्स में। मसल्स में आने के बाद ये स्टोर हुआ किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होने के बाद जब ये टूटा, यूटिलाइजेशन हुआ, तो क्या बना, पायरुविक एसिड बना। ठीक, पायरुविक एसिड यहाँ पे जब एनारोबिक रिएक्शन के थ्रू गया, तो एनारोबिक रिएक्शन के थ्रू उसने क्या बना दिया, लैक्टिक एसिड बना दिया। लेकिन एरोबिक रिएक्शन के थ्रू उसने क्या बना दिया, एसिटाइल कोएंजाइम में। जब लैक्टिक एसिड बना मसल्स में, तो वो वापस कहाँ आएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और कहाँ चला जाएगा, लीवर में। लीवर उसको क्या बना देगा, वापस से ग्लाइकोजन बना देगा। ये वाली चीज क्लियर है। ये हमने किसकी बात कर ली है, देखो हम एक सीधी रिएक्शन चलाई, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लाइकोजन पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड, वापस से ग्लाइकोजन पे आ गए घूम फिर के। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा हम चलते हैं जो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है एसिटाइल कोएंजाइम में। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से क्रेब्स साइकिल, ये भी हमने पढ़ रखी है कि क्रेब्स साइकिल क्या है। तो क्रेब्स साइकिल के थ्रू ये एनर्जी को यहाँ पे रिलीज करवाएगा। जो एरोबिक कंडीशन होगी उसमें क्या होगा, एनर्जी का एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही होगी, याद रखना। जो एरोबिक कंडीशन है उसमें एनर्जी रिलीज हुई, और यहाँ पे जो CO2, जो क्रेब्स साइकिल में CO2 और H2O बना, क्रेब्स साइकिल में जो CO2 और H2O बन रहा है, ये यहाँ पे कहाँ जाएगा, वापस से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन से कहाँ आ जाएगा, अब देखो टिश्यू, कुछ तो उन्हें भी यूज करना है ना ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज कहाँ आ जाएगा यूज होने के लिए, कुछ टिश्यू के पास आ जाएगा, अदर देन मसल, क्योंकि मसल में तो ऑलरेडी यूज हो चुका है ना भाई। तो अब यहाँ पे जो ग्लूकोज है, टिश्यूज का यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन होगा, वापस से वही। अल्टीमेटली चाहिए तो हमें एनर्जी, तो जैसे मसल्स के पास यहाँ पे क्रेब्स साइकिल से एनर्जी मिल गई, इधर टिश्यू के पास आया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन से इसको एनर्जी मिल गई, और बाकी जो ये बचा हुआ यहाँ पे H2 और CO2 वापस घूम फिर के सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आएगा, और लंग्स के थ्रू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक्सक्रीशन इसका हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सक्रीशन हो गया। ठीक, एक बार और देख लो वापस से कि कैसे क्या हुआ है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट को अपने दिमाग में रखना। जैसे ये सेमुलिंगम का ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसको अपने दिमाग में रखना पूरा कि कहाँ से क्या क्या हुआ। बहुत 2 लाइन की प्रोसेस है भाई, ग्लूकोज ग्लूकोज पायरुविक एसिड एनरोबिक एसिड लैक्टिक एसिड बन गया। दूसरे में क्रेब्स साइकिल चली, एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी चाहिए ना हमें, मसल्स में एक बार एनर्जी मिल गई, एक बार टिश्यू को इधर एनर्जी मिल गई। ठीक, 2 बार ये हो गया। चलो फिर अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास में क्या था, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने देख लिया। अब हम चलते हैं कहाँ पे, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या आएगा, अच्छा मेटाबॉलिज्म पढ़ने से पहले हमें पता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन देखना है। तो अगर हम देखें कि प्रोटीन यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो अगर हम गेहूं की बात करें, वीट की, तो इसमें ग्लूटेनिन है, यहाँ पे ग्लूटेनिन, ग्लाइडिन है, ग्लूटीन जिसको हम बोलते हैं ग्लूटीन प्रोटीन। अंडे में या एग में एल्ब्यूमिन और वाइटेलाइन है। वहीं पे मिल्क की बात करें तो केसिन है, लेक्टेल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन है, मायोसिन है। ये कहाँ पे मिल रहे हैं, मिल्क में। मीट की बात करें तो कोलेजन है, एल्ब्यूमिन है और मायोसिन है। ये प्रोटीन कहाँ कहाँ मिल रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो ये बात हो गई प्रोटीन की। बात करें प्रोटीन के डाइजेशन की। अच्छा पहले देखो, एमाइनो एसिड चेन्स बाउंड टुगेदर बाय पेप्टिक लिंकेज एंड फॉर्म प्रोटीन। ये आपने 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा होगा कि प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, एमाइनो एसिड के यहाँ पे हेट्रो पॉलीमर्स होते हैं, ये हमें पता ही है। इसके बाद में देखो, अब हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। तो वापस जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का देखा था, माउथ में कैसे हो रहा है, स्टमक में कैसे हो रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे हो रहा है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो हमें ये बात पता है कि प्रोटीन का डाइजेशन माउथ के अंदर पार्ट नहीं लेता है, या माउथ के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, तो ये वाली चीज अपने दिमाग में क्लियर रखना कि माउथ के अंदर यहाँ पे प्रोटीन का कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा है।
लेकिन अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक में क्या होता है, पेप्सिन इज ओनली प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, यानी कि पेप्सिन ही एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को तोड़ता है। ये वाली चीज क्लियर। रेनिन इज ओनली ह्यूमन चाइल्ड एंड सम एनिमल्स, जो रेनिन है वो भी एक प्रोटीन है जो कि कहाँ मिलता है, सिर्फ ह्यूमन चाइल्ड्स में मिलता है और कुछ एनिमल्स में ये मिलता है। ठीक, इसके बाद में देखो हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, यहाँ पे वापस से वो आ जाएगा पेनक्रेटिक जूस और सक्कस एंट्रिकस। अब प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन कौन काम करेगा, तो अगर हम पेनक्रेटिक जूस में देखें तो यहाँ पे ट्राइपेप्सिनोजन होगा, काइमोट्रिप्सिनोजन होगा, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज होगा और एमाइलेज होगा। ये काम कर रहे होंगे प्रोटीन को तोड़ने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कहाँ से आए हैं, पेनक्रेटिक जूस से। वहीं पे सक्कस एंट्रिकस के अंदर क्या क्या होगा, तो यहाँ पे डाइपेप्टाइडेज होगा, ट्राइपेप्टाइडेज होगा और एमाइनोपेप्टाइडेज होगा। जैसे एमाइनो एसिड को तोड़ने के लिए जैसे चेन बनी हुई है ट्राइपेप्टाइडेज, उन्हें तोड़ने के लिए यहाँ पे ट्राइपेप्टाइडेज काम करेगा, डाइपेप्टाइडेज काम करेगा। वहीं पे एमाइनो एसिड को तोड़ने के लिए एमाइनोपेप्टाइडेज काम करेगा। अब देखो फाइनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे वहां पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बना था, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज बना था, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट तो ग्लूकोज ही था वहां पे। ऐसे यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो एमाइनो एसिड है। यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट क्या है, एमाइनो एसिड। तो अब यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास में, एमाइनो एसिड होगा। ये वाली चीज को ऐसे याद रखना, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, एमाइनो एसिड, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट ही है ये, इससे छोटा क्या ही होगा और क्या ही तोड़ोगे। ठीक, तो स्टमक में यहाँ पे डाइजेशन हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, माउथ में प्रोटीन का कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा है। ये सारी 11th क्लास की पढ़ी हुई चीजें है तुम्हारी। ठीक, इसके बाद में अगर हम देखें आगे एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड्स। इसके बाद में देखो लिवो एमाइनो एसिड एक्टिवली ट्रांसपोर्ट या एब्जॉर्ब्ड बाय सोडियम ट्रांसपोर्ट। जो लिवो एमाइनो एसिड्स हैं, दो टाइप के होते हैं ना, लिवो एमाइनो एसिड्स और डेक्स्ट्रो एमाइनो एसिड। तो लिवो एमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक्टिवली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं सोडियम को ट्रांसपोर्टर के थ्रू। वहीं पे डेक्स्ट्रो एमाइनो एसिड जो है वो एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, कैसे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। दो चीजें याद रखना, जो प्रोटीन है वो पहले तो किस फॉर्म में, एमाइनो एसिड की फॉर्म में यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, दूसरा लिवो एमाइनो एसिड और डेक्स्ट्रो एमाइनो एसिड, जिसमें भी लिवो एमाइनो एसिड्स जो हैं वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो डेक्स्ट्रो एमाइनो एसिड्स है वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं बाय, या कहीं एब्जॉर्ब हो रहे हैं कैसे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक, एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो फास्टर डिओडिनम में सबसे ज्यादा स्पीड से प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर जेजुनम में और एट द एंड इलियम में सबसे ज्यादा प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हो गया, डिओडिनम में हो गया। ठीक, ये वाली चीज प्रोटीन के लिए क्लियर है। प्रोटीन का हमने यहाँ पे डाइजेशन देख लिया, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन देख लिया। ठीक है, ये प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन है, ये याद रखना, ये प्रोटीन का डाइजेशन था। ठीक, प्रोटीन डाइजेशन हो गया, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन हो गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा क्या है हमारा, मेन मुद्दा हमारा है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म हमें मेनली यहाँ पे याद रखना है। अरे बारे, अरे रे रे, चलो ठीक। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने क्या कहा कि जो प्रोटीन है वो एमाइनो एसिड की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक, ये वाली चीज क्लियर है। अब एमाइनो एसिड की फॉर्म में इस कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, जो किसके पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आया। अब हमने देखा था कि जो वहां पे ग्लूकोज था वो कहाँ कहाँ जा रहा था, लीवर में और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। अब यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अमाइनो एसिड आया वो कहाँ कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है एक लीवर में, वो जा रहा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, वो जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, जो लीवर में अमाइनो एसिड आया है वो अमाइनो एसिड यहाँ पे क्या करेगा, वो अमाइनो एसिड यहाँ पे दो चीजें करेगा। देखो, एक तो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, जेनेसिस यानी कि उत्पन्न करना, ओरिजिनेट होना वहां से। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाएगा एमाइनो एसिड यहाँ पे आके। दूसरा, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है, हमें पता है प्लाज्मा प्रोटीन्स कहाँ पे फॉर्म हो रहे होते हैं, लीवर के अंदर। तो प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाने के लिए कौन यहाँ पे आता है, ये आता है हमारे पास में अमाइनो एसिड। ठीक, तो प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में और लीवर में, इनमें ऐसे आपस में ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है अमाइनो एसिड का। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहाँ गया भाई, आजा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ यूरिया था,
ठीक है, यूरिया भी बना एमाइनो एसिड से। तो वो यूरिया कहाँ गया, वो यूरिया गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और यूरिया को एक्सक्रीट कौन करता है, तो यूरिया को एक्सक्रीट करती है किडनी, तो वो कहाँ गया, किडनी में, और वहां से हो गया एक्सक्रीट। अब यहाँ पे जो अमोनिया था, ठीक है, अच्छा देखो इसको हम ऐसे देख लेते हैं कि जो किडनी के अंदर एमाइनो एसिड है, किडनी के अंदर जो एमाइनो एसिड है ये क्या बनाएगा यहाँ पे, ये अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। अमोनिया का फॉर्मेशन होगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, लीवर में। अच्छा हमें पता है कि अमोनिया हम रिलीज नहीं कर सकते, एक्सक्रीट नहीं कर सकते, हम यूरिया का ही एक्सक्रीशन कर सकते हैं। तो अमोनिया कन्वर्ट होने के लिए कहाँ जाएगा, लीवर के पास। लीवर क्या करेगा, उसको यूरिया में कन्वर्ट करेगा, और यूरिया में कन्वर्ट करके वापस क्या कर देगा, उसको किडनी के अंदर भेज देगा। ठीक, तो यहाँ पे दो चीजें हो गई। पहली तो क्या, कि जो एमाइनो एसिड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गया वो वापस कहाँ आ रहा है, घूम फिर के लीवर के पास आ रहा है। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में गया है वो अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट कर दिया गया है। ठीक है, वो अमोनिया की फॉर्म में यहाँ से एक्सक्रीट हो गया। इधर से देखो, तो जो अमोनिया एक अमाइनो एसिड क्या हुआ यहाँ पे, अमोनिया फॉर्म करा, अमोनिया क्या वापस से यूरिया फॉर्म करके घूम फिर के, ये कहानी ना इतनी ही चल रही है, ये कहानी इतनी ही चल रही है। ठीक है, ये चीज याद रखना। क्लियर। अब इसके बाद में देखो कि अमाइनो एसिड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भी होगा ही सही, अभी ऐसे तो है नहीं कि पूरा निकल के लीवर में चला गया। तो यहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो अमाइनो एसिड है वो क्या करेगा, वो एक तो टिश्यू में जाकर यहाँ पे ग्रोथ एंड रिपेयरिंग, ये याद रखना कि जो अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन है वो टिश्यू में ग्रोथ एंड रिपेयरिंग का काम यहाँ पे करते हैं। दूसरा जो अमाइनो एसिड्स है वो क्या करते हैं, एनर्जी, एंजाइम्स और हॉर्मोन्स यहाँ पे प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ये फ्लो चार्ट कैसे बना हुआ है, ये फ्लो चार्ट वापस से वही सेमुलिंगम। तो ये फ्लो चार्ट को अच्छे से अपने दिमाग में उतार लेना कि कहाँ से क्या क्या हुआ। एक बार तो इधर लार्ज इंटेस्टाइन का याद कर लेना कि ये लार्ज इंटेस्टाइन का तो अपना अलग ही जा रहा है, इससे किसी को कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, जो लीवर में जा रहा है वो अपना अलग ही पड़ा हुआ है एक तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किस किस के बीच में हो रहा है, तो लीवर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और किडनी के बीच में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपस में। ठीक, और फाइनली जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो कहाँ हो रही है, तो वो हो रही है टिश्यू के अंदर जाके। ठीक, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग का काम यहाँ पे करवा रहा है। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है। तो ये मेटाबॉलिज्म हो गया किसका, प्रोटीन का। ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात हमने कर ली, प्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ पे ये अच्छे से देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी तुम लेना चाहो। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक हो गया। तो अब इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे लिपिड डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, और वही लिपिड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना है क्योंकि लिपिड क्या है या फैट्स के आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फैट मेटाबॉलिज्म ही ज़्यादातर पूछा जाता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन थोड़ा कम। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो लिपिड डाइजेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लिपिड डाइजेशन में हमारे पास क्या है यहाँ पे, सबसे पहले अच्छा लिपिड्स देख लेते हैं। लिपिड्स आर मोस्टली कंज्यूम्ड, लिपिड्स आर मोस्टली कंज्यूम्ड इज न्यूट्रल फैट्स, यहाँ पे है ट्राइग्लिसराइड, जो कि ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड से बनता है। ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है, ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड से बनता है। ठीक, यूजुअल डाइट ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर। तो यहाँ पे जो मोस्टली कंज्यूम्ड लिपिड्स हैं उनके बारे में बताया कि ट्राइग्लिसराइड होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो डाइटरी फैट्स की यहाँ पे बात की है। डाइटरी फैट्स क्या है, तो यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड। सेचुरेटेड की अगर बात करें तो कहा गया है कि मैक्सिमम H प्लस आयंस एंड नो एनी डबल बॉन्ड इन बिटवीन। अच्छा पता है सेचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड होगा नहीं, अनसेचुरेटेड में यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड्स से ये बने हुए होंगे, क्योंकि जब वहां पे डिहाइड्रेशन हो रहा होगा, बॉन्ड बन रहे होंगे, अनसेचुरेट हो जाएगा। सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई समझने ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो मोनो अनसेचुरेटेड, पॉली अनसेचुरेटेड और ट्रांस फैट्स। अच्छा ये सारा तो दे रटने वाला, समझने वाला इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, देख लेना ये। अपन सीधे आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि हमारे पास में डाइजेशन ऑफ लिपिड। तो डाइजेशन ऑफ लिपिड क्या है यहाँ पे, माउथ में लिंगुअल लाइपेज की हेल्प से हो रहा है। माउथ में किसकी हेल्प से हो रहा है, लिंगुअल लाइपेज की हेल्प से। स्टमक में देखें तो लिपोलाइटिक एंजाइम्स मिलते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज और ट्राइब्यूटाइरेज, ये दो एंजाइम्स मिलते हैं स्टमक के अंदर, जिनकी वजह से लिपिड्स का डाइजेशन हो रहा होता है। वहीं पे अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन में कैसे कैसे हो रहा होता है, ऑलमोस्ट ऑल लिपिड्स आर डाइजेस्टेड ड्यू टू बाइल सोल्ट। अच्छा यहाँ पे नई चीज आती है क्या, बाइल सोल्ट। बाइल सोल्ट की वजह से जो लिपिड्स हैं वो सारे, ऑलमोस्ट जितने भी लिपिड्स हैं वो सारे किसकी वजह से डाइजेस्ट हो रहे हैं, बाइल सोल्ट की वजह से। दूसरा पेनक्रियाटिक लिपोलाइटिक एंजाइम्स
आएगा ही सही। पेनक्रियाटिक लाइपेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, पेनक्रियाटिक लाइपेज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इंटेस्टाइनल लाइपेज एक हमारे पास में, तो हमारे पास में क्या क्या हो गया, बाइल सोल्ट हो गया, पेनक्रियाटिक लाइपोलाइटिक एंजाइम्स हो गए, पेनक्रियाटिक लाइपेज हो गया और इंटेस्टाइनल लाइपेज हो गया। क्लियर है ये वाली चीज। इसके बाद देखो फाइनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें फैटी एसिड्स के, तो फैटी एसिड्स क्या है, कोलेस्ट्रॉल एंड मोनोग्लिसराइड्स, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एंड मोनोग्लिसराइड्स यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट है। इसे कार्बोहाइड्रेट का एक बार फिर से रिमाइंड करें, कार्बोहाइड्रेट फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज, प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट एमाइनो एसिड्स, और जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे फैट्स का है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल एंड मोनोग्लिसराइड। ये वाली चीज क्लियर है, ठीक है, ये हमारे पास में एक हो गया। अब अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, हमारा मेन मुद्दा भी मेटाबॉलिज्म ही है, ये सारा तो आपने पढ़ रखा है 11th 12th में, 11th में मेनली, ठीक है। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो मोनोग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एंटर्स इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ मिसेल। ये यहाँ पे एक नई चीज आती है, इसको हम देखेंगे अभी। इन म्यूकोसल सेल मोस्ट ऑफ मोनोग्लिसराइड्स कन्वर्ट इनटू ट्राइग्लिसराइड। म्यूकोसल सेल जो है हमारा, म्यूकोसा जो है उसकी सेल्स में जो मोनोग्लिसराइड है वो किसकी फॉर्म में जाकर कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मिसेल फॉर्मेशन पे। तो देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या है, काइलोमाइक्रोन की हम बात करें, काइलोमाइक्रोन क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर इन कोटेड विद लेयर ऑफ प्रोटीन। जब ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर पे प्रोटीन की लेयर कोटेड हो जाती है, एंड आल्सो फोस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल लेयर, ये इन जो ट्राइग्लिसराइड इन पे प्रोटीन लेयर, फोस्फोलिपिड लेयर, कोलेस्ट्रॉल लेयर, ये जब आ जाती है तो ये इसको क्या कहते हैं हम यहाँ पे, नोन एज काइलोमाइक्रोन, नोन एज काइलोमाइक्रोन, इसको हमने क्या कह दिया, काइलोमाइक्रोन कह दिया। लार्ज साइज दैट्स वाई कैन नॉट पास थ्रू मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड वेसल। क्या होता है कि जो काइलोमाइक्रोन है, अब उन पे लेयर चढ़ गई ना, अब एक चीज इतनी सी है उस पे लेयर चढ़ा दो, लेयर चढ़ा दो तो क्या हो जाएगी, मोटी होती जाएगी। तो ऐसे ही जो काइलोमाइक्रोन है उनका साइज भी कोटेड होने की वजह से और यहाँ पे बड़ा हो जाता है, और वो मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे ब्लड वेसल्स में, जो ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन है उनके थ्रू पास आउट नहीं हो पाती। इससे क्या होता है कि वो लिम्फ वेसल्स में यहाँ पे एंटर कर जाती है एंड देन ट्रांसफर। तो अब जो हमारे पास में काइलोमाइक्रोन है, ये किसकी हेल्प से यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो ये ट्रांसफर हो रहा है लिम्फ वेसल्स की हेल्प से, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है, लिम्फ वेसल्स में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है अपन, ठीक है, क्योंकि हमें पता है मेनली एब्जॉर्प्शन वहीं हो रहा होता है। अब एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा मेन मुद्दा आ जाता है, वो क्या है, मेटाबॉलिज्म, ठीक। अब यहाँ पे वापस से वही लीवर वाली बात आ जाती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना यार, इसमें ना मुझे भी थोड़ा सा बाद में लगा था कि मुझे इधर लिखना चाहिए था ताकि वो पूरा एक जैसा लगता तुम्हें। तो इसमें ना टिश्यू यहाँ लिखा हुआ है, टिश्यू, और इसमें ना किडनी इधर की तरफ आ गई, वरना क्या तुम्हें तीनों फ्लो चार्ट एक तरह से आ जाता। चलो कोई ना, अब तुम इसको भी ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले अब देखो, जो कार्बोहाइड्रेट था वो कहाँ जा रहा था, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, लीवर में। जो प्रोटीन था वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा था, लीवर में जा रहा था, इधर से लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो हमारे पास में वापस से लिपिड्स आ जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, तो वो सीधे जाते हैं यहाँ पे लीवर के अंदर, ठीक है। तो लीवर के अंदर जाके लीवर के अंदर किस किस फॉर्म में जा रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में जा रहे हैं। दूसरा, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में है ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में, ठीक, क्योंकि हमने कहा ना कि ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में इनका मेनली एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो अब ट्राइग्लिसराइड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि काइलोमाइक्रोन है ना, उन पे कोटेड हुई है लेयर, तो ट्राइग्लिसराइड ही अल्टीमेटली। तो ट्राइग्लिसराइड में क्या क्या है, फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल तो क्या बना देगा हमारे पास में, ग्लाइकोजन बना देगा, और इधर ग्लूकोज बना देगा। लेकिन जो फैटी एसिड से वो क्या बना देंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि क्रेब्स साइकिल में जाकर वापस से वही एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। क्रेब्स साइकिल जब भी चलेगी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। दूसरा ही क्या बना देगा, कीटोन बॉडीज, और हमें पता है कीटोन बॉडीज को हमें यहाँ पे रिलीज करना होता है मेनली। तो देखो कीटोन बॉडीज के साथ में क्या हो रहा होता है कि कीटोन बॉडीज यहाँ से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आएगी, या तो ये इधर पास आउट हो जाएगी, या फिर टिश्यू, यहाँ पे देखो, या तो इधर पास आउट हो गई या फिर ये टिश्यू के पास चल गई, तो टिश्यू में भी जाके वापस से क्रेब्स साइकिल में एनर्जी ही जनरेट करेगी। और वापस से वही क्या होगा, कीटोन बॉडी एट द एंड एक्सक्रीट की जाएगी, किससे, किडनी से। अगर कीटोन बॉडी किडनी में जाती है तो एक्सक्रीट कर दी जाएगी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बाद में उधर किडनी में जाके। और अगर वो जाती है टिश्यू के अंदर, तो टिश्यू के अंदर वो क्या करेगी, वहां पे ऑक्सीडेशन होगा उसका, क्रेब्स साइकिल चलेगी, और क्रेब्स साइकिल में वापस से हमारे पास में क्या जनरेट होगी, एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये फैट डिपोजिशन, जो कि वही वापस से ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में, और ग्लिसरॉल, ठीक है।
तो यहाँ पे एक चीज आएगा ना, फैट डिपोजिशन किस फॉर्म में हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होता है, हमें ये पता है, ठीक है। अब हमें क्या याद रखना है यहाँ पे कि जो हमारे पास में ट्राइग्लिसराइड है, पहला तो उसने क्या क्या यहाँ पे किया कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होता, ग्लिसरॉल से मिलके ट्राइग्लिसराइड बनता है, हमें पता है। तो जो ग्लिसरॉल यहाँ पे है, उसने ग्लिसरॉल ने ग्लाइकोजन फॉर्म कर दिया और ग्लूकोज फॉर्म कर दिया, फैटी एसिड ने एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म कर दिया। एसिटाइल कोएंजाइम ए जब भी आ गया, वहां पे क्रेब्स साइकिल आई, क्रेब्स साइकिल अल्टीमेटली क्या करेगी, यहाँ पे एनर्जी को जनरेट करने का काम करेगी, यहाँ पे एनर्जी जनरेट हो गई। अब बची कुछ कीटोन बॉडीज, जो कीटोन बॉडीज कहाँ जाएगी वापस से, कीटोन बॉडीज जाएगी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में और वहां से टिश्यू के पास पहुंचा दी जाएगी। टिश्यू वापस से उन कीटोन बॉडीज से भी एनर्जी जनरेट कौन कर लेगा, कीटोन कर लेगा, ठीक है, सॉरी टिश्यू कर लेगा। यहाँ से यूटिलाइजेशन हो रहा है ट्राइग्लिसराइड का टिश्यू में। दूसरा कीटोन बॉडीज भी, अगर यहाँ पे कुछ कीटोन बॉडीज, तो अब ट्राइग्लिसराइड का यूटिलाइजेशन जब टिश्यू के अंदर होगा तो कुछ कीटोन बॉडीज तो उससे बनेगी, और कुछ जो उधर लीवर से आई है वो इनका होगा ऑक्सीडेशन, जो कि क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएगा और वहां से वापस से वही एनर्जी जनरेट कर देगा, ठीक है। वही CO2 लंग्स से रिलीज कर दिया जाएगा इधर से, ठीक। तो हमें इसी प्रोसेस को इसी तरह से याद रखना है कि ट्राइग्लिसराइड लीवर के अंदर क्या प्रोसेस हुई, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर क्या प्रोसेस, इनको अलग अलग भी याद रखोगे तो भी चलेगा, तो ज्यादा अच्छे से शायद याद हो सके। और एक टिश्यू के अंदर क्या क्या प्रोसेस हुई, ठीक है। एनर्जी कहाँ कहाँ जनरेट हुई, टिश्यू के अंदर जनरेट हुई, दूसरा लीवर के अंदर जनरेट हुई। कीटोन बॉडीज को बाहर किसने कर दिया, तो वो किडनी ने कर दिया। ये वाली चीज क्लियर है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। तो देखो ये यहाँ पे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म तक के, मतलब तीनों मेटाबॉलिज्म का एक टॉपिक है। तो हम आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पे छोड़ते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप बताइएगा, बाकी अगर आप इसमें कंफर्टेबल है तो आप इसके साथ भी चल सकते हैं। आप अपने नोट्स इसको देख के इसके अकॉर्डिंग इससे थोड़ा सा आइडिया लेके आप अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से, ताकि आप एग्जाम में और अच्छा कर पाए। तो ये हमारा मेटाबॉलिज्म का फर्स्ट टॉपिक होगा, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।